अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एजेंडा सीएसएस। मैं हूं सकलैंथ जमल और आज भी हम बात करेंगे इंग्लिश एसे के बारे में। इंग्लिश एसे का एक और टॉपिक हम आपके लिए लेके आए हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, लिटरेरी टच है इसमें, और ये भी यूपीएससी 2022 के पेपर से है। जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि यूपीएससी स्टैंड्स फॉर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। बेसिकली ये इंडिया का सीएसएस आप कह सकते हैं। तो वहाँ के टॉपिक से हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, उधर से सीख रहे हैं ताकि कोई भी टॉपिक आ जाए, अगर वहाँ से इवन कोई टॉपिक आता है तो शायद हमने किया हो, ये हमारे लिए बोनस चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और मेरी तो बात आप लोग मानते नहीं हैं, तो आप आज ज़रा इनकी बात मान लें। जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। 5,000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4,000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा। ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। लाइक ठोकी दबा। तो लाइक और शेयर ठोक के स्टार्ट करते हैं जी आज की वीडियो। A ship in harbor is safe but that is not what ship is for। तो ये कोटेशन है, नॉट एग्जैक्टली लाइक दिस। ये कोटेशन का थोड़ा सा म्यूटिलेटेड वर्जन आप कह सकते हैं, लेकिन इट इज़ बाय एन अमेरिकन ऑथर, 20th सेंचुरी के ऑथर हैं जी, जॉन ए शेड। उनकी कोटेशन है कि शिप इज़ इन हार्बर इज़ सेफ, कि जनाब जो किनारे पे कश्तियाँ हैं वो सेफ तो हैं, लेकिन वो अपना पर्पस पूरा नहीं कर रही। तो इससे हमें क्या पता चलता है, इसकी पॉसिबल डायमेंशंस क्या हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और कुछ पॉसिबल डायमेंशंस के आगे से पॉइंट भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, या फिर एग्जांपल्स शेयर करूंगा कि आप उनको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल्स के आगे से अगेन पॉइंट्स आपने खुद बनाने हैं, वो भी एंड पे आपको मिल जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको पता चल जाएगा कि इन एग्जांपल्स को आपने किस तरह से अपनी आउटलाइन में यूज़ करना है। आउटलाइंस बनाएं, अपनी आउटलाइंस मेरे साथ शेयर करें, मैं चेक कर दूंगा एंड विल सी कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं। एंड पॉसिबल डायमेंशंस वी हैव अंडरस्टैंडिंग द कोड। तो इस कोड को आप अंडरस्टैंड करें तो आपको क्या पता चलता है कि जनाब एक कश्ती जो कि किनारे पे लगी हुई है, हार्बर उस जगह को कहते हैं बेसिकली, जो कि होती तो पानी में ही है, लेकिन इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द सी बाय अ वॉल। वहाँ पे पानी तो ज़रूर होता है, लेकिन वहाँ पे लहरें नहीं आ रही होती और बहुत ज़्यादा पानी नहीं होता, और उसको लंगर अंदाज किया हुआ है, या फिर वो कश्ती वहाँ पे रुकी हुई होती है। इट इज़ स्टेबल देयर, इट इज़ सेफ देयर। लेकिन वहाँ पे कश्ती को खड़े रखने का मसला ये है कि वो अपना जो उसका पर्पज़ है उसको वो फुलफिल नहीं कर रही। सो दिस कोटेशन डिमांड्स अस टू, या दिस कोटेशन आस्क्स अस टू टेक रिस्क, वेंचर इनटू द वाइल्ड, या फिर कोई इनोवेटिव सॉल्यूशंस आपने देने हैं कुछ। जस्ट गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन सिंपली एज इट इज़। ठीक है, बहुत सारे मीनिंग हो सकते हैं, 3-4 डायमेंशन में आप इसको एक्सपैंड कर सकते हैं। तो 3-4-5 डायमेंशन में जब इसको आप एक्सपैंड कर लेते हैं इजीली, तो फिर आपके जहन में एग्जांपल्स बहुत सारी आना शुरू हो जाती हैं, जैसे कि मेरे जहन में भी काफ़ी नीचे से आई हुई हैं। तो मैं वहाँ पे आपको बता दूंगा नीचे जाके। ठीक है जी, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलें, फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग रिस्क। हाँ जी, ये कोटेशन हमें यही कहती है कि आप रिस्क लें, रिस्क का फ़ायदा बहुत होता है, और यही आपकी ज़िंदगी का, या फिर यही आपकी अक्ल का, आपकी एसेंस का मकसद है कि क्योंकि आपको अक्ल और फहम दिया गया है, आपको बॉडी की स्ट्रेंथ दी हुई है, तो जो भी आपने करना है वो कर गुजरें। अगर आप लेज़ी हो के एक ही जगह पे बैठे रहते हैं एंड यू थिंक दैट दिस इज़ लाइफ, देन दैट इज़ नॉट लाइफ, दैट इज़ मेयर एग्जिस्टेंस। और जो साकित होता है यानी स्टैटिक लाइफ है, दैट इज़ जस्ट लाइक अ डेड पर्सन। तो यू डू नॉट वांट टू बी अ डेड पर्सन अलाइव। ठीक है जी। फिर है जी, गोइंग फॉर इनोवेटिव सॉल्यूशंस और थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, के आप अगर रिस्क लेते हैं, इस कोटेशन का ये भी मतलब हो सकता है कि आप इनोवेटिव सॉल्यूशंस जो हैं वो डिवाइस करें, या फिर जो डब्बे के अंदर कुएं के मेंढक बन के नहीं बैठना, आप उससे बाहर निकल कर सोचें, इनोवेटिव थिंकिंग करें, क्रिटिकल थिंकिंग करें, ताकि दुनिया के जो मसाइल हैं आप उनको हल कर सकें। तो यहाँ पे जो ग्लोबल चैलेंजेस वाला है, इसको आप इससे ऊपर कर दें यहाँ पे करके, एंड देन इनोवेटिव सॉल्यूशंस आप कर सकते हैं। ये तरतीब थोड़ी बहुत मेरे से ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन खैर कोई बात नहीं, आप लोग समझदार हैं, मुझे पता है कि आप ठीक कर लेंगे। एंड लास्ट भी है लिविंग अ पर्पसफुल लाइफ एंड फेयरलेस लाइफ। फिर है जो ग्लोबल चैलेंजेस क्या क्या हैं, और फिर उनके सॉल्यूशंस आ जाएंगे। ठीक है। सो आप देख रहे हैं कि इसको अगर आपने प्रॉब्लमेटिक ऐसे बनाना है, या फिर प्रॉब्लम ऐसे बनाना है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जी
the ship of the world is in harbor at the time. But if the world wants to resolve the challenges facing the entire population या entire universe, जो भी आप कहना चाहें, it will have to set sail and live up to its purpose. तो क्या है कि दुनिया की कश्ती को इस वक्त काफ़ी सारे दुनिया की कश्ती इस वक्त हार्बर में है, लेकिन दुनिया को चूंकि बहुत सारे मसाइल का सामना है, इसलिए इसको सेल पे जाना पड़ेगा, इसको समंदर में सफ़र तय करना पड़ेगा ताकि ये रिस्क लेके अपने मसाइल जो है उनका हल निकाल सके, नए सॉल्यूशंस दे सके, रिस्क ले सके, अपना पर्पस पूरा कर सके। ठीक है जी। एंड लास्ट वी हैव एग्जांपल्स फ्रॉम द वर्ल्ड एंड फ्रॉम पाकिस्तान। ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा, काफ़ी सारी एग्जांपल्स हैं। और लिविंग अ पर्पसफुल एंड फेयरलेस लाइफ। तो पर्पस, शिप बनाने का पर्पस क्या है कि टू सेल ऑन द ओपन वाटर। भाई अगर आपने पानी के ऊपर ही वहाँ पे रखना था किसी चीज़ को, तो वहाँ पे आप सिंपली एक लकड़ी जो है वो ज़मीन में गाड़ देते हैं बीच के ऊपर, तो उसमें से भी पानी आता जाता रहता है, वो वहाँ पे सेफ रहती है, उसको कुछ भी नहीं होता। तो फिर शिप बनाने का क्या मकसद था, इतनी ज़्यादा आर्चीज लगा के, नेल्स ठोक ठोक के, फिर उसके अंदर बहुत सारी टेक्निकलिटी होती है शिप बिल्डिंग में भी। तो दैट इज़ नॉट द पर्पज़ ऑफ द शिप। आपने अगर शिप बना के उसको लंगर अंदाज कर दिया या एक ही हार्बर पे खड़े रखते हैं, दैट इज़ नॉट फुलफिलिंग इट्स पर्पज़। सो जो उसका पर्पज़ है उसको फुलफिल करने के लिए इट हैज़ टू गो इन टू द ओपन सी, ओपन वाटर पे जाके वहाँ पे चलेगी, वहाँ पे रिस्क लेगी, तभी जाके मछेरा जो है मछलियाँ पकड़ सके, तभी जाके आप समंदर के अंदर भी एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, तभी जाके आप गहरे पानियों में एक्सप्लोरेशन कर सकते हैं, नेचर को एक्सप्लोर कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं कुछ नई चीज़ें। ठीक है जी। लिविंग इन एसेंस मीन्स टू टेक रिस्क एंड गेट आउट ऑफ कंफर्ट जोन। ठीक है जी, ये मैं पहले भी आपके साथ डिस्कस कर चुका हूँ। ग्लोबल चैलेंजेस पे आ जाते हैं जिनके हमें इनोवेटिव सॉल्यूशंस चाहिए। अब ये इनोवेटिव इनके सॉल्यूशंस नहीं है, ठीक है। लेकिन कहने का मकसद ये है कि आप यहाँ पे अगर आपको कुछ इनोवेटिव सॉल्यूशंस पता है तो आप उनको भी ऐड कर सकते हैं, या फिर जो पुराने चैलेंजेस हैं उनके सॉल्यूशंस लिख के उनके साथ आप ऐड करेंगे कि जी इसके बारे में हमें थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स की ज़रूरत है, क्योंकि पुराने जो हमारे सॉल्यूशंस हैं वो अभी तक काम नहीं आए, तो हमें नए सॉल्यूशंस चाहिए। ठीक है जी, तो कांस्टेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है हमें। खैर फिर भी कुछ ना कुछ सॉल्यूशंस मैंने लिखे हुए हैं, बट यू कैन ऐड मोर इनोवेटिव सॉल्यूशंस इफ पॉसिबल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लाइमेट चेंज। आपको बताया जी कि ग्लोबल लेवल पे सबसे बड़ा जो मसला है या फिर थ्रेट है, दैट इज़ क्लाइमेट चेंज। सेकेंडली न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो कि पीस को थ्रेटन कर रहे हैं। आपको पता है जी कि रशिया ने कह दिया हुआ है कि अगर हमें न्यूक्लियर वेपन्स भी यूज़ करने पड़े तो मे बी वी कैन रिजॉर्ट टू न्यूक्लियर वेपन्स एज वेल। और सिमिलरली नॉर्थ कोरिया का भी है। सो न्यूक्लियर वेपन्स भी जो हैं वो एक ग्लोबल चैलेंज है। फिर है जी टेररिज्म। टेररिज्म पूरी दुनिया में है और ये एक ग्लोबल चैलेंज है। xenophobia, यानी xenophobia stands for the fear or hatred for the people that come from abroad, या बाहर वालों के लिए जो आपकी नफरत है या फिर उनको डिसलाइक करना है, इसको हम xenophobia कहते हैं। फिर है जी एडिक्शन टू फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स के साथ हम एडिक्टेड हैं, उन पे बहुत ज़्यादा रिलायंस है। यही वजह है कि वी pollute the environment and the planet so much that climate change and global warming has increased manifold, and there is a lot more pollution in the air, due to which our health is deteriorating day by day। तो ये भी एक ग्लोबल चैलेंज है जी। फिर है जी साइबर इनसिक्योरिटी। हमने जो इंटरनेट का या फिर साइबर वर्ल्ड इन्वेंट कर दिया हुआ है, उसके अंदर इनसिक्योरिटी बहुत है, जो कि एक ग्लोबल चैलेंज है। क्योंकि अब बड़े से बड़े ममालिक, फॉर एग्जांपल रशिया है, चाइना है, अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है, सबके ऊपर साइबर अटैक्स होते हैं। ईरान भी करता है, चाइना भी करता है, अमेरिका भी करता है, रशिया भी करता है, जापान भी करता है। सो आप किस किस को रोकेंगे या फिर क्या उसके बारे में किया जा सकता है। साइबर इनसिक्योरिटी है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स होते हैं जो कि एक कोऑर्डिनेटेड एक्टिविटी के ज़रिए ये ऑपरेशंस करते हैं, और काफ़ी इन मैनी इंस्टेंसेस दीज ग्रुप्स आर सपोर्टेड और कोवर्टली सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट्स इन दैट एरिया या फिर इन दैट जुरिस्डिक्शन। ठीक है जी, ऐसा नहीं है कि वो ऐसा कर रहे हैं और उनकी गवर्नमेंट को पता नहीं, पता होता है, लेकिन वो जानबूझ के उनको ज़रा सपोर्ट करते हैं ताकि नेशनल इंटरेस्ट में है। अगर कोई अमेरिकन हैकर है, वो चाइनीज़ इंटरेस्ट को हिट कर रहा है, तो दैट विल बी सपोर्टेड बाय द CIA या फिर FBI वगैरह, क्योंकि वो उनके नेशनल इंटरेस्ट को सर्व कर रहे हैं। ठीक है जी। चले थिंकिंग आउटसाइड द बॉक्स, यानी कि उनके सॉल्यूशंस देने हैं हमने। सॉल्यूशंस कैसे, फॉर एग्जांपल रिवर्सिंग क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज को रिवर्स करें इंस्टेड ऑफ हॉल्टिंग इट। रिवर्स करने के लिए जियो इंजीनियरिंग की एक टेक्निक है, फॉर एग्जांपल कि जनाब
एरोसोल्स का आप स्प्रे करते हैं हाई अप इन द एयर, तो उनकी वजह से क्या होता है कि दे रिफ्लेक्ट बैक मोस्ट ऑफ द सनलाइट कमिंग टू अर्थ, तो उसकी वजह से जो एडिशनल हीट बाहर से आ रही है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, और जो अर्थ के अंदर ऊपर ही हम लोग खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं फॉसिल फ्यूल्स से या दूसरी एक्टिविटीज़ से, वो यहाँ पे हमारी ज़िंदगी को सस्टेन करने के लिए काफ़ी हो जाएगी, या फिर उसको मैनेज किया जा सकता है। दिस इज स्टिल ऑन पेपर आई गेस, अभी तक हमने इसको प्रॉपरली यूज़ नहीं किया। फिर है जी डी न्यूक्लियराइजेशन, कि न्यूक्लियर वेपन्स अगर आपके लिए ख़तरा है तो आप डी न्यूक्लियराइज कर लें। ये एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन आप इसको इसलिए कह सकते हैं क्योंकि अभी तक जो ट्रीटीज़ हुई हैं वो नंबर ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स को लिमिट करने के लिहाज से हैं, या फिर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स जो है CTBT होगी, स्टार्ट वगैरह, ये सॉल्ट है, तो उनमें टाइप ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स कौन से आप बना सकते हैं, कौन से नहीं बना सकते, उनके बारे में एग्रीमेंट्स हैं। लेकिन हमें अगर लॉन्ग लास्टिंग पीस चाहिए और श्योरिटी चाहिए तो उसके लिए हमें न्यूक्लियर वेपन्स को ख़त्म करना पड़ेगा, डी न्यूक्लियराइजेशन करनी पड़ेगी। ठीक है जी। फिर है जी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज, एडिक्शन टू फॉसिल फ्यूल्स को ख़त्म करने के लिए आप रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज की तरफ जाएं, आप अल्टरनेटिव रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएं, तो दैट विल बी मच मोर बेनिफिशियल फॉर द प्लानट एज होल। मेकिंग अरेंजमेंट्स फॉर साइबर सिक्योरिटी एट नेशनल एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल, ताकि साइबर वर्ल्ड पे जितना भी हमारा डाटा है, आपको पता है कि पूरे के पूरे ममालिक जो हैं, पूरी दुनिया इस वक्त डाटा की बेस पे रन कर रही है। गवर्नमेंट्स की वेबसाइट्स हैं, पोर्टल्स हैं, एडमिशन्स वेबसाइट्स हैं, ई कॉमर्स है, बाइंग सेलिंग है, कॉन्वर्सेशंस हैं, हर तरह की चीज़ें। तो अगर साइबर सिक्योरिटी नहीं होगी तो ये सारा का सारा निज़ाम किसी ना किसी फ्रैक्चर पॉइंट पे जाके ये टूट जाएगा। ठीक है। सो साइबर सिक्योरिटी को बीफ अप करें विद हार्डवेयर एज वेल एज विद सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया जी। अब कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किन लोगों ने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकले, उन्होंने रिस्क लिए, उन्होंने देखा कि ये जी ये मेरे लिए रिस्क है बट आई हैव टू टेक इट फॉर द ग्रेटर गुड। ठीक है जी। सो इस कॉन्टेक्स्ट में आपने इसको देखना है, और इनकी थोड़ी बहुत बातें मैं आपको बता देता हूँ, फिर मैं आपको ये बताता हूँ कि आपने इनको पॉइंट्स की सूरत में कैसे लिखना है। अब जाहिर सी बात है कि CSS का जब आपने ऐसे लिखना है तो आप इनको एज एन एग्जांपल पूरा पूरा पेपर तो नहीं कर सकते, लेकिन आप पहले उसका आर्ग्यूमेंट देंगे कि किस तरह से रिस्क टेकिंग क्या कर सकती है, फिर आप उसमें रेलिवेंट एग्जांपल ऐड करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल रोज़ा पार्क्स, आपको पता है 1954 या 5 में आई थिंक मिंट घूमरी जो है वहाँ पे जो सेग्रीगेशन लॉज हैं उनको डिफाई करते हुए उन्होंने बस पे दूसरे वाइट्स वाली सीट पे बैठे थे, तो उनको फिर बाद में शायद कैद भी हुई थी, लेकिन उनकी इस दलेरी की वजह से सिविल राइट्स मूवमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सेलरेट हुई, एंड शी हैज़ बिकम एन आइकन ऑफ फ्रीडम एंड रिबेलियस एटीट्यूड टूवर्ड्स सेग्रीगेशनिस्ट लॉज। ठीक है जी। तो शी टुक द रिस्क एंड इट पेड ऑफ। सिमिलरली जेफ बेजोस, आपको पता है जेफ बेजोस बताता होता है जी कि मैंने बहुत बड़ा रिस्क लिया था उस वक्त जबकि कन्वेंशनल बाइंग जो थी, यानी कि जो रिटेल बाइंग है वो भी इतनी ज़्यादा हाइपर एक्सलेरेटेड नहीं थी एज कम्पेयर टू द वर्ल्ड टुडे। लेकिन उस वक्त हमने टेली मार्केटिंग या फिर फ़ोन के ज़रिए जो ऑर्डर्स प्लेस करना और उनको डिलीवर करना वगैरह सारा कुछ शुरू किया था, तो वी वुड रिंग अ बेल इन द ऑफिस एवरी टाइम एन ऑर्डर केम। तो आहिस्ता आहिस्ता वो घंटी जो है वो तेज़ होती गई एंड द कंपनी यानी कि अमेजोन जो है वो इस तरह से बनी है। सो ही टुक द रिस्क इन हिज टाइम एंड इट पेड ऑफ। इलॉन मस्क की बात अगर आप करते हैं तो इलॉन मस्क आपको पता है कि टेस्ला और स्पेस एक्स का ओनर है जी, और ट्विटर भी उसने ओन किया हुआ है। तो उसने रिस्क लिया कि एज अ प्राइवेट कंपनी जो है स्पेस की एक्सप्लोरेशन उसमें हम इन्वेस्ट करेंगे, और जो इलेक्ट्रिक कार्स हैं उसमें पायनियर जो है वो टेस्ला बन चुका है, यानी कि सबसे ज़्यादा जो ट्रस्टेड है ऑटोमेटिक ऑटो ड्राइविंग व्हीकल्स में भी और इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी, वो उसमें टेस्ला का नाम सबसे पहले आता है हमारे पास सबसे ऊपर। आई थिंक ही इज़ द सेकंड रिचेस्ट पर्सन इन द वर्ल्ड राइट नाउ। तो इसने भी रिस्क लिया, ऑफ कोर्स ही वर्कड सो मच फॉर इट, लेकिन उसने जितना रिस्क लिया उतना उसको पे ऑफ भी कर गया। सिमिलरली विंस्टन चर्चिल, जनाब विंस्टन चर्चिल ने भी जो वर्ल्ड वॉर 2 है उसमें रिस्क लिया था कि जर्मनी के खिलाफ जाके हमने यूरोप को डिफेंड करना है। यूरोप की जो डेमोक्रेसीज हैं या यूरोप की जो पीसफुल स्टेट्स हैं
या फिर जो जिनको जर्मनी थ्रेटन करता है, नाज़ीज़ जो हैं थ्रेटन करते हैं, उनके साथ हम मिलके जर्मनी का मुकाबला करेंगे। सो उनकी जो लीडरशिप है उससे और अक्ल फ़हम सारा कुछ उनकी डिप्लोमेसी उस सारे की वजह से ही आज हमें देखने को मिलता है कि यूरोप जो है बहुत ज़्यादा आज़ाद है, मच मोर पीसफुल एज़ कम्पेयर टू दैट टाइम। अगर उस वक्त वो ना करते एंड इफ़ विंस्टन चर्चिल आल्सो गिव अप, तो सारा का सारा यूरोप जो है वो जर्मनी होता इस वक्त। ठीक है जी। फिर है जी थॉमस एडिसन। एडिसन ने मिलियंस ऑफ डॉलर्स जनाब लगाए थे इलेक्ट्रिक बल्ब बनाने में, बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, अपनी सारी चीज़ें बेच दी, बैंक से लोन्स वगैरह ले लेके काफ़ी सारे साल वो लगा रहा, रिसर्च करता रहा, बार बार एक्सपेरिमेंटेशन की और फिर इलेक्ट्रिक बल्ब इजाद किया गया जो कि बिजली से चलता था। और आज मैं भी आपके सामने बल्ब की रोशनी में, लाइट की रोशनी में जो जो चीज़ें ये सारी उसी को एट्रीब्यूटेड हैं। सो उसने इतना बड़ा रिस्क लिया था इतने साल पहले, 100, 150, 200 साल पहले, 300 साल पहले, पता नहीं। तो इट इज़ डेफिनेटली अ थिंग टू रेकन। फिर है जी नेल्सन मंडेला। उन्होंने एंटी अपार्थाइड मूवमेंट जो है वो चलाई थी साउथ अफ्रीका में, और 27 साल तक तकरीबन ये जेल में रहे नेल्सन मंडेला। एंड बट इन द एंड इट पेड ऑफ, क्योंकि बाद में ये फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट बने साउथ अफ्रीका के। सो उन्होंने अपना वही काम किया जो उनके लिए था, पर्पसफुल लाइफ जीने के लिए। मेरे हाथ में अगर कोशिश है तो मैं कोशिश कर सकता हूँ। ही थॉट कि ये जो सेग्रीगेशनलिस्ट या फिर अपार्थाइड लॉज हैं ये जस्टिफाइबल नहीं हैं, सो मुझे इनके लिए इनके अगेंस्ट काम करना चाहिए। एंड आई कैन डू इट, आई कैन टेक द रिस्क एंड द रेस्ट विल राइट इटसेल्फ। सो यही उन्होंने किया एंड नाउ द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम। फिर है जी जेके रोलिंग। जेके रोलिंग आपको पता है जी, शी इज़ द ऑथर ऑफ द हैरी पॉटर सीरीज़, और इतनी बड़ी ये सक्सेस है उनकी कि उन्होंने इसमें काफ़ी ज़्यादा रिस्क लिया था, अपने आप से खुद पब्लिश की थी, खुद लिखे थे, और टाइम भी काफ़ी लगाया। फिर बाकी की सीरीज़ जो है वो पहला पार्ट इन्होंने खुद लिखा था, बाद में फिर दूसरों के साथ शराकत वगैरह करके या फिर जब इनको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मिल गया तो उसमें लिखा था। बट शी टुक द रिस्क एंड उस वक्त जो है कोई इतनी ज़्यादा ख़वातीन इस जॉनरा में नहीं लिखती थी और इस लेवल पे जाके नहीं लिखती थी, लेकिन उन्होंने काम किया एंड इट पेड ऑफ। सिमिलरली नील आर्मस्ट्रॉन्ग, जिन्होंने जनाब चांद पे पहला कदम रखा था, ही ऑल्सो टुक द रिस्क के जनाब कहीं बाहर जाके फौत ही ना हो जाए, वापस ना आया जाए, क्या किया जाए। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में उनका बड़ा काम है एंड द वर्ल्ड रिमेंबर्स हिम। स्टीव जॉब्स, जो जिन्होंने वन ऑफ द फाउंडिंग पार्टनर्स ऑफ एप्पल, उन्होंने भी यही रिस्क लिया था कि हम एक ऐसी कंपनी बनाएंगे जो कि इनोवेशन पे बेस करेगी और ये दूसरी आम जो मोबाइल फ़ोन्स हैं उनसे डिफरेंट होगी। सो इट वर्कड आउट वेरी वेल, सो मच सो कि मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री में या फिर स्मार्टफोन इंडस्ट्री में सबसे आगे, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू वगैरह में आई थिंक एप्पल ही जा रहा है। और लास्ट भी है इब्राहिम लिंकन, वो भी अमेरिका से ताल्लुक़ है जी इनका, और अमेरिकन प्रेसिडेंट हैं। ही वॉज द प्रेसिडेंट ड्यूरिंग द अमेरिकन सिविल वॉर, और इन्होंने एक्चुअली स्लेवरी के ख़िलाफ़ काम किया था। ही टुक द रिस्क के उस वक्त बहुत ज़्यादा लैंड ओनर्स भी थे और फ्यूडल लॉर्ड्स आप कह सकते हैं जो भी, तो उनके ख़िलाफ़ जाके इन्होंने स्लेवरी को एबॉलिश करने की मूवमेंट चलाई, और स्लेवरी ही मेन इशू था, बाकी भी इश्यूज थे या रिजेंटमेंट्स थी, लेकिन स्लेवरी ही मेन इशू था जो कि यूनियनिस्ट फेडरलिस्ट वर्सेस कन्फेडरलिस्ट जो हैं उनके दरमियान जंग का बायस बनी। जो सिविल वॉर हुई थी वो 4-5 साल आई थिंक चलती रही थी, और एंड पे जो है वो फेडरलिज्म उसको फतह हुई। और खैर अब्राहम लिंकन साहब तो मारे गए एंड पे, but the important thing is कि he took the risk and he opposed the institution of slavery, and today we see that there are no slaves in America. racism अभी भी है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो इस पे काम कर रहे हैं, इसको कंडेम करते जा रहे हैं। पाकिस्तान के बारे में आते हैं जी। पाकिस्तान में एग्जांपल्स कौन कौन सी हैं रिस्क टेकिंग के बारे में या फिर गेटिंग आउट ऑफ द कंफर्ट जोन फॉर द सेक ऑफ अदर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव सर सैयद, आपको पता है जी कि उस टाइम उन्होंने रिस्क लिया, थोड़े से जो रिलीजियस एलिमेंट्स हैं या फिर क्लर्जी, उनकी ख्वाहिशात के अगेंस्ट जाके इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करना शुरू किया। तो ही इज़ द पायनियर ऑफ इंग्लिश या फिर मॉडर्न एजुकेशन इन सब कॉन्टिनेंट या फिर फॉर मुस्लिम्स आप कह सकते हैं। सिमिलरली कायदे आज़म ने जनाब
रिस्क लिया, पूरे पूरे हिंदुस्तान या हिंदुओं के पूरे टोले के खिलाफ जाके उन्होंने मुसलमानों के लिए जद्दोजहद की, और फिर आपको आज नज़र आता है कि पाकिस्तान एक आज़ाद रियासत है, दुनिया के नक्शे पे अभी तक है। तो दैट इज़ ऑल ड्यू टू हिज एफर्ट्स एंड ड्यू टू द रिस्क दैट ही टुक फॉर पाकिस्तान। सिमिलरली मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जनाब ज़मींदार अखबार वाले हैं, आपको पता है, और ही वॉज अ जर्नलिस्ट, और उस अखबार में ये एंटी जो क्या उसको कहते हैं, एंटी इंग्लिश मैन आर्टिकल्स काफ़ी लिखा करते थे, ज़्यादातर लोगों को एनलाइटन करने के लिए था, क्योंकि ये अखबार उर्दू में था, लेकिन उसमें अंग्रेज़ों की हकीकत किस तरह से वो हमारे ऊपर हुकूमत कर रहे हैं या किस तरह हमें उनसे छुटकारा हासिल करना चाहिए। बाद में ये अखबार बंद भी हो गया था, बट he took the risk and it paid off in the form of enlightened Muslim public। ठीक है जी। फिर है जी डॉक्टर अमजद साकिब। डॉक्टर अमजद साकिब आपको पता है जी कि ये जो क्या अखुवत फाउंडेशन वाले हैं जी, ठीक है, उन्होंने एक आधी किताब भी लिखी है, और वो इंस्टाग्राम पे अक्सर मुझे स्पॉन्सर्ड में आ भी रही होती है। सो ही इज़ ऑल्सो वन ऑफ द ग्रेट मैन इन पाकिस्तान राइट नाउ, अभी हयात हैं, और उनका अखुवत वाला काम यह है कि इंटरेस्ट फ्री लोन्स लोगों को देना, ताकि वो अपने लिए कुछ कमा सकें, वो किसी चीज़ में इन्वेस्ट कर सकें, अगर उन्होंने कोई काम करना है तो उनके लिए एटलीस्ट फाइनेंस या कैपिटल उनके पास मौजूद हो, थोड़ा बहुत हो। कैपिटल बहुत ज़्यादा करोड़ों में नहीं, लेकिन किसी को अगर 50,000 लाख 1.5 लाख भी मिल रहा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने से, या किसी स्किल को अपग्रेड करने के लिए, तो वो प्रोवाइड करते हैं, बाद में आप वो लोन वापस कर देते हैं। सो ही इज़ ऑल्सो अ ग्रेट मैन। अब्दुल सत्तार ईदी, ही वो तो फोत हो चुके हैं, लेकिन उन्होंने भी रिस्क लिया, या फिर ही गॉट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन फॉर द सेक ऑफ अदर, सोशल वर्क किया उन्होंने बेसिकली, कि जो ऑर्फन्स हैं या जो बच्चे सड़क पे छोड़ जाते हैं, जो लोग कुछ ऐसे भी होते हैं कि जी हमें ये बच्चा नहीं चाहिए, ठीक है, वी डू नॉट वांट दिस किड, या फिर हम इसको पाल नहीं सकते। सो वो बच्चे आवारा हो जाते हैं, या फिर वो बच्चे फोत हो जाते थे, उनसे भीख मंगवाई जाती थी, बहुत सारे ऐसे गैंग्स उनको ले जाते थे। सो अब्दुल सत्तार साहब ने कहा था कि आप हमारे झूले में उसको डाल के चले जाएं, और हम उसको उनकी परवरिश करेंगे। सिमिलरली मलाला यूसुफजई ने बहुत बड़ा रिस्क लिया जनाब। उस वक्त सवात में तालिबान जो है उनका बहुत ज़्यादा रोल था, एडमिनिस्ट्रेशन में भी आप कह सकते हैं, या फिर वो उधर के जो लोकल इन रनिंग द लोकल अफेयर्स, ठीक है। सो वो उस वक्त ख़वातीन को और लड़कियों को एजुकेशन वगैरह से रोकते थे। सो मलाला टुक द रिस्क एंड शी बिकेम द एम्बेसडर ऑफ एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन इन पाकिस्तान, और इस वक्त वो बाहर होती हैं, और बाहर भी उनका बहुत ज़्यादा नाम है। शी इज़ द यंगेस्ट नोबेल पीस प्राइज़ विनर, एंड शी इज़ एन एक्टिविस्ट फॉर पाकिस्तान। सिमिलरली अरफा करीम, आपको पता है जी कि अरफा करीम के नाम से अरफा करीम टावर भी बना हुआ है, यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल आई थिंक अरफा करीम। तो शी टुक द रिस्क के मुझे यंग एज में माइक्रोसॉफ्ट की सर्टिफिकेशन कर लेनी चाहिए, या फिर उस पर काम करना चाहिए। आई शुड गेट रिकग्नाइज्ड फॉर दिस, एंड इट डेफिनेटली पेड हर ऑफ एट द नेशनल लेवल एज वेल एज एट इंटरनेशनल लेवल। सिमिलरली मोहम्मद अली सतपारा, आपको पता है कि उनकी खैर डेथ हो गई थी K2 समिट करते हुए, बट द थिंग इज़ कि ही गॉट आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन। माउंटेनियरिंग जो है वो कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए आपको ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, आपको बॉडी को शेप में बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है। मेरे जैसा इंसान जो है, हम तो मोटे ही रहते हैं, तो हम तो ये कर भी नहीं सकते, लेकिन अगर हमें करना पड़े तो बहुत ज़्यादा आउट ऑफ कंफर्ट जोन रहना पड़ता है, आपको ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा है, और घर से दूर रहना, और क्या खाना है क्या नहीं खाना सारा कुछ है, और जो वेदर होता है एट माउंटेन टॉप उसका भी आपको पता है। सो मोहम्मद अली सतपारा ही went out of his comfort zone, and he is one of the legendary mountaineers of Pakistan, और उन्होंने ही बहुत सारे माउंटेनियर्स को इंस्पायर भी किया है कि अब पाकिस्तान के काफ़ी सारे लोग जो हैं माउंटेनियरिंग करना शुरू हो गए हैं, और आहिस्ता आहिस्ता वो हाईएस्ट पीक्स जो हैं उनको सबमिट करते जा रहे हैं। एंड लास्ट वी हैव महा अमजद। ये मैंने केस स्टडी जो है ये मोस्ट रिसेंट इंक्लूड किया। द रीज़न इज़ के आई हैव बीन फॉलोइंग हर ऑन इंस्टाग्राम, एंड शी इज़ बेसिकली अ मॉडल एंड एन एक्ट्रेस, लेकिन उन्होंने पिछले 1-2 साल से एक मुहिम चलाई हुई है इंस्टाग्राम पे भी और ट्विटर वगैरह पे भी, कि उनके वालिद साहब को इंसाफ नहीं मिला। उनके वालिद साहब को शूट किया गया था, ही वर्कड एट द स्टेट लाइफ इंश्योरेंस एजेंसी,
और जो जिन्होंने उनको शूट किया था उनको किसी ने पकड़ा नहीं है, किसी ने सज़ा नहीं दी या फिर उनके खिलाफ केस भी नहीं हुआ, और जो जिसने मारा था वो खुद भी बाहर भाग गया था। सो उनकी अनथक मेहनत है। ये देखें कि आपने अपनी कंफर्ट जोन से बाहर जाना है, आपने अपनी अब पर्पसफुल लाइफ क्या है कि अगर मेरे बहन भाई या मेरे किसी भी फैमिली मेम्बर के साथ नाइंसाफ़ी हुई है या फिर इस तरह की ट्रेजिडी हुई है, सो आई कैन नॉट सिट आइडल। ठीक है जी, अगर मैं सिंपली प्लेसिड होके या फिर जस्ट इनडिफरेंट होके बैठ जाऊंगा तो दैट इज़ नॉट लिविंग, दैट इज़ मेयरली एग्जिस्टिंग, कि बाकी सारा दुनिया में जो कुछ भी होता रहे मुझे उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वी आर नॉट मेड लाइक दैट। सो शी वर्कड रियली हार्ड फॉर दिस, और उसकी वजह से रिज़ल्ट आज ये है कि पूरे पाकिस्तान के लेवल पे बहुत सारे पॉलिटिशियंस ने, बहुत सारे एक्टिविस्ट ने उनके लिए आवाज़ उठाई। सो मच सो कि रिसेंटली कासिम सूरी साहब ने भी ट्वीट किया था, फिर फवाद चौधरी में ने भी आई थिंक किया था। उसके अलावा बिलावल भुट्टो जरदारी जो कि फॉरेन मिनिस्टर हैं पाकिस्तान के, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इनकी मदद की, और जो वारंट वगैरह निकलवाने थे और पता नहीं एक्स्ट्राडिशन के कागजात थे, वो सारा कुछ बनवाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट की इनकी, ताकि जिस बंदे ने इनके वालिद साहब के साथ ज़्यादती की है उसको पकड़ा जा सके। So this is how taking risk can benefit you, and you can get to live a purposeful life. अब आप ये सारी एग्जांपल्स जो हैं ये डायरेक्टली कोट नहीं कर सकते। मैं जानता हूँ ना कि आप डायरेक्टली ये नहीं कह सकते जी सर सैयद लिव्ड आउट ऑफ हिज कंफर्ट जोन, नहीं। आप कहेंगे जी कि लिविंग आउट ऑफ कंफर्ट जोन या फिर वर्किंग फॉर अदर्स, क्या उसको कहेंगे, हाँ, आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि जी इट कैन रिजल्ट इन elevation of educational standards for a society. Case in point, Sir Syed Ahmed Khan's work. ठीक है जी। सिमिलरली इस आप मलाला यूसुफजई का लिख सकते हैं जी कि इट कैन रिजल्ट इन अटेनमेंट ऑफ या प्रमोशन ऑफ गर्ल एजुकेशन इन सोसाइटी, इन इवन इन अ पैट्रियार्कल सोसाइटी, ट्राइबल सोसाइटी। केस इन पॉइंट मलाला यूसुफजई। और इसी तरह आप कह सकते हैं कि इट ब्रीड्स इनोवेशन एंड आउट ऑफ द बॉक्स सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ। केस इन पॉइंट इलॉन मस्क वगैरह। ठीक है, तो आप इनको अपना आर्ग्यूमेंट पहले आप डेवलप करेंगे कि जनाब ये इट कैन इवन लीड टू इंडिपेंडेंस ऑफ अ नेशन। केस इन पॉइंट कायदे आज़म स्ट्रगल फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी। तो इस तरह से आप इनको इनकी एग्जांपल्स को यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि दिस मेक्स सेंस टू यू, एंड यू नो कि किस तरह से आप इस ऐसे को डेवलप कर सकते हैं, किस तरह आप इसके 15-20 पॉइंट्स बना के तो एक अच्छा ऐसे इसके ऊपर लिख सकते हैं। एंड ये था सब मेरी तरफ से। वीडियो आज अगेन लंबी हो गई है, बट ज़रूरी था आपको इन सारों की हकीकत या फिर सारों की स्टोरीज वगैरह बताना। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट टाइम।